अनुच्छेद 142 पर 415 पेजों के फैसले, यू टर्न, सीजेआई गवई का बड़ा निर्णय, राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब। कल सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में कुछ ऐसा हुआ जो संविधान की किताबों से कहीं ज्यादा जीवंत था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने तमिलनाडु सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आज कड़क प्रहार होगा। कम से कम 5 ग्रुपों में इस पूरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज सैलाब लेकर आना है जस्टिस सिस्टम के खिलाफ। बहुत ही मुखर आवाज में मैं बोल रहा हूं, जस्टिस सिस्टम के खिलाफ। दोस्तों, नीचे नंबर भी चल रहा है, 10 रुपया ही सही, लेकिन अपनी एंट्री जरूर दीजिए। शुरू करते हैं। सिंघवी खड़े थे और उनकी दलीलें इतनी तीखी हो रही थी कि बीच में ही सीजीआई ने तपाक से कहा, बस 4 हफ्ते और इंतजार कीजिए। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सूक्ष्म लेकिन संकेत था कि अदालत अब आधारिता पर लगाम कस रही है। सिंघवी साहब, जो बार बार राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले की प्रतीक्षा ना करने की मांग कर रहे थे, उनको यह सुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह केस सिर्फ एक बिल का नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के 14 सवालों का है। सवाल जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रहार करते हैं। आज हम इसी बहस को खोलेंगे, तथ्यों के साथ, बिना किसी अतिरिक्त रंग रूप के। हम देखेंगे कि कैसे न्यायपालिका के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर आदेश जारी करने की हद पार की, और कैसे सिंघवी जैसे वकील, वरिष्ठ वकील की दलीलें इस विवाद को और गहरा रही हैं। चलिए सीधे उस सुनवाई से शुरू करते हैं जहां यह तंज कसा गया। सुनवाई का केंद्र था तमिलनाडु का एक नया बिल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025। यह 6 मई 2025 को विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल आर.एन. रवि के पास पहुंचा। मुख्यमंत्री की सलाह के साथ इसे मंजूरी भी दे दी गई। लेकिन 14 जुलाई 2025 का काला इतिहास का वो दिन, बीते 14 जुलाई 2025 को राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। माफ कीजिएगा, वो काला दिन नहीं, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, दलील देते हुए कि यह यूजीसी रेगुलेशन 2018 के क्लॉज 7.3 से टकराता है, इसलिए सरकार ने इसे असंवैधानिक बताया। अनुच्छेद 163 1 और 200 का उल्लंघन माना। वकील सिंघवी ने कोर्ट में कहा, राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास भेज ही नहीं सकते, खासकर जब मुख्यमंत्री की सलाह स्पष्ट है। अगर राष्ट्रपति अब कुछ करते हैं तो क्या होगा? यह सवाल था। उनकी दलीलें तेज थी। राज्यपाल बिल के हर प्रावधान को जज की तरह जांच नहीं कर सकते थे, ना ही रिप्रेंट घोषित कर सकते थे। लेकिन सीजेआई गवई ने बीच में टोकते हुए कहा, हम अभी कोई आदेश नहीं देंगे। राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले का इंतजार कीजिए। मुश्किल से 4 सप्ताह और संदर्भ पर 21 नवंबर से पहले निर्णय आ जाएगा। और सुनिए साहब, जब सिंघवी ने और दबाव डाला तो सीजीआई ने दोहराया, बस 4 हफ्ते और रुकिए। यह टिप्पणी इतनी कूटनीतिक लेकिन कठोर थी कि यह स्पष्ट हो गया, अदालत अब तत्काल राहत की मांगों पर ब्रेक लगा रही है। क्यों 4 हफ्ते? क्योंकि सीजेआई गवई का आखिरी कार्य दिवस 21 नवंबर 2025 है और वे रिटायरमेंट से पहले इस संदर्भ पर फैसला सुनाना चाहते हैं।
उन्होंने खुद कहा, थोड़ा रुकिए, फैसला सुनकर ही होऊंगा रिटायर। जी हां, यह सिर्फ समय की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि न्यायिक समय की याद दिलाना था। सिंघवी की आधीरता अदालत को असहज कर रही थी। यह तंज ने बिना शोर मचाए वह संदेश दिया जो महीनों की बहस में समान था। अब सवाल उठता है, यह संदर्भ क्या है जो सब कुछ रोक रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई 2025 को अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे। ये सवाल केरल के राज्यपाल से संबंधित थे, लेकिन वास्तव में पूरे सिस्टम पर सवाल थे। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बिलों पर फैसला देने की समय सीमा क्यों हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी समय सीमाएं तय कर सकती है क्या? क्या अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कोई कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य कर सकता है? यह सवाल अप्रैल 2025 के एक फैसले से उपजे, जिसमें तमिलनाडु बनाम राज्यपाल केस में 2 जजों की बेंच, जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए 10 लंबित बिलों को डीम्ड असेट्स घोषित कर दिया। मतलब राज्यपाल की देरी के कारण बिलों को स्वतः मंजूर मान लिया गया। यह फैसला 415 पेजों का था, लेकिन विवादास्पद क्यों? क्योंकि 2 जजों की बेंच ने संवैधानिक मामलों पर, जो आमतौर पर 5 जजों की बेंच के लिए आरक्षित होते हैं, ऐसा कदम उठाया। राष्ट्रपति के सवालों में पहला ही सवाल था, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को बिल पर जितना जल्दी हो सके फैसले लेना अनिवार्य है या अनिश्चित देरी की गुंजाइश है? दूसरा सवाल, अगर देरी हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या कोर्ट समय सीमा लगा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण 14वां सवाल दोस्तों, क्या अनुच्छेद 142 की शक्ति का दुरुपयोग पर कोर्ट कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है, जो संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करे? यह सवाल सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, 2015 से 2025 तक पूरे भारत में राज्यपालों ने राष्ट्रपति को 381 बिल भेजे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई में कहा, अगर इन्हें सब कोर्ट में लाया गया तो 2 स्थायी बेंच बनानी पड़ेगी। यह आंकड़ा बताता है कि समस्या कितनी गहरी है। केरल का केस इसका उदाहरण है। वहां राज्यपाल ने बिल पर देरी की और कोर्ट ने हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन राष्ट्रपति का संदर्भ पूछता है, क्या कोर्ट राज्यपाल को जज बना सकता है? सिंघवी ने तमिलनाडु केस में यह दलील दी, राज्यपाल बिल के हर क्लॉज को सही गलत चश्मे से नहीं देख सकते। लेकिन वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने काउंटर दिया, अगर राज्यपाल हर धारा जांचते हैं तो उन्हें कोर्ट में ही बिठा ले। यह बहस एक तरह से कहें कि फेडरलिज्म पर केंद्रित थी। राज्य सरकारें कहती हैं कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट बन गए हैं, जबकि केंद्र का पक्ष है कि जांच जरूरी है। अब आते हैं अनुच्छेद 142 पर, वो शक्ति जो कोर्ट को पूर्ण न्याय देने का अधिकार देती है। संविधान की धारा 142(1) कहती है, कोर्ट ऐसी डिक्री का आदेश पारित कर सकता है जो उसके विचार में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करे। लेकिन इसका इस्तेमाल 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति पर कैसे किया? अगर 2025 के फैसले में पारदीवाला और महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल की अनिश्चित देरी बिलों को मृत नहीं कर सकती, इसलिए 10 बिलों को डीम्ड असेट्स दिया गया,
मतलब राष्ट्रपति को भेजे गए बिलों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप। यह पहली बार नहीं था। 2016 के नाबम रेबिया केस में 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां विधायी फ्लोर का हस्तक्षेप था। यहां 2 जजों ने राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पर सवाल उठाया। राष्ट्रपति का संदर्भ स्पष्ट करता है, क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं जो है, इसको प्रभावित करता है क्या? विशेषज्ञों का कहना है मित्रों, मेरे दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 142 आपातकालीन है, ना कि नियमित हथियार। फिर भी कोर्ट ने इसका इस्तेमाल कर 2025 में तमिलनाडु के 2 बार असफल बिल को क्लियर कर दिया। राष्ट्रपति की अस्वीकृति को निष्प्रभावी ठहराते हुए किया गया। यह एक्सपोज करता है न्यायपालिका की प्रवृत्ति छोटी बेंचें बड़े संवैधानिक मुद्दों पर फैसला ले रही हैं, जो संतुलन बिगाड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने इतिहास में अनुच्छेद 142 का सुनिए, अनुच्छेद 142 का 15 बार इस्तेमाल हुआ है मात्र, लेकिन राष्ट्रपति पर सीधा आदेश दुर्लभ है। सिंघवी की भूमिका यहां महत्वपूर्ण है। वे तमिलनाडु के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनकी दलीलें राष्ट्रपति संदर्भ की बहस में भी गूंजी। सितंबर 2025 की सुनवाई में उन्होंने कहा, अनुच्छेद 200 में जितनी जल्दी हो सके, समझ रहे हैं आप, अनुच्छेद 200 में जितनी जल्दी हो सके का मतलब अनिश्चित देरी नहीं। लेकिन क्या दलील सुसंगत है? सिंघवी ने पहले केसों में, जैसे तेलंगाना ओबीसी कोटा मामले में नीतिगत फैसले को चुनौती दी, जहां उन्होंने कहा कि बिल एक्ट बनने के बाद अमल में आ गया है। दोस्तों, यह दोहराव जैसा लगता है। हर बार राज्य सरकारों का पक्ष लेते हुए कार्यपालिका पर सवाल, लेकिन बिना राष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट किए। 17 अक्टूबर की सुनवाई में उनकी आधारिता, राष्ट्रपति कुछ करेंगे तो क्या, राष्ट्रपति कुछ करेंगे तो क्या, इसने सीजीआई को मजबूर किया कि तंज कसे। यह एक्सपोज करता है कि कैसे वरिष्ठ वकील कभी कभी कोर्ट की प्रक्रिया को दबाव में लाते हैं, जबकि संदर्भ जैसा बड़ा मुद्दा लंबित है। सिंघवी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वे 2025 में कई मामलों में सक्रिय रहे। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, सभी में राज्यपालों पर आरोप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह एक तरह से कहें कि एडवेंसी है या राजनीतिक झुकाव? कांग्रेस से जुड़े रहे हैं ये साहब, और ये राज्य विपक्षी सरकारों के हैं। तथ्य बताते हैं कि 2025 में उनके 12 में से ज्यादा केसेस राज्य सरकारों के पक्ष में थे। न्यायपालिका का पक्ष देखें तो यह संदर्भ अनुच्छेद 143 के तहत है, जो राष्ट्रपति को कानूनी सवालों पर कोर्ट की राय मांगने का अधिकार देता है। इतिहास में 15 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 2025 का यह दुर्लभ है, क्योंकि यह कोर्ट की अपनी शक्तियों पर सवाल उठाता है। कोर्ट ने सितंबर में बहस सुनी, जहां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने कहा कि राज्यपाल विधायिका का हिस्सा है, लेकिन विधायी शक्ति नहीं रखते। सिंघवी ने 3 महीने की समय सीमा का बचाव किया, लेकिन सिब्बल ने कहा कि देरी का कारण जांच हो सकता है। कोर्ट ने आरक्षित रखा। अब 4 हफ्ते बाद फैसला, क्या कोर्ट अपनी अप्रैल वाली शक्ति को बरकरार रखेगा? अगर हां, तो 2 जजों की बेंच
राष्ट्रपति को आदेश दे सकती हैं, जैसा अप्रैल में हुआ। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं यह जुडिशियल ओवररीच है। लॉ ट्रेड के अनुसार अनुच्छेद 142 का यह इस्तेमाल एक तरह से कहें कि सेपरेशन ऑफ पावर को कमजोर करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का सवाल साफ है, क्या कोर्ट एग्जीक्यूटिव को निर्देश दे सकता है बिना बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित किए? यह बहस का एक तरह से कहें कि यह बहस का व्यापक एक रूप है। अगर फैसला कोर्ट के पक्ष में आया तो हर राज्यपाल की देरी पर डीम्ड असेट संभव है। 381 रेफरेंस का क्या? कोर्ट बोझ तले दब जाएगी। सिंधवी की दलीलें जो राजहितों को मजबूत करती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की स्वतंत्रता को कमजोर, ये एक्सपोज होती हैं। उन्होंने कहा कि देरी पॉकेट वीटो है, लेकिन मेहता ने याद दिलाया स्वतंत्रता के बाद यह प्रथा चली आ रही है। कोर्ट ने सितंबर में जजों ने कहा राज्यपाल बिलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते। लेकिन सीजीआई गवई का तंज दिखाता है कि यह संयम जरूरी है, लेकिन गहराई में आज जाते हैं। अप्रैल 2025 का फैसला कैसे बना? तमिलनाडु ने राज्यपाल की देरी पर याचिका दायर की। 2 जजों ने कहा अनुच्छेद 200 में एज सुन एज पॉसिबल का मतलब 3 महीने। फिर अनुच्छेद 142 से डीम्ड असेट्स। राष्ट्रपति ने तुरंत संदर्भ भेजा, पूछा क्या 2 जज राष्ट्रपति को बाध्य कर सकते हैं? बहस में केरल ने कहा राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र का पक्ष जांच जरूरी है। केंद्र कह रहा है जांच जरूरी है, यूजीसी जैसे नियमों का पालन। सिंधवी ने अक्टूबर में दोहराया राज्यपाल जज नहीं है। लेकिन क्या वे खुद कोर्ट की प्रक्रिया को जज कर रहे थे? उनकी अधीरता ने कोर्ट को कहा कि इंतजार करें, जो न्याय धैर्य की मिसाल है। अनुच्छेद 142 का इतिहास देखें तो 1980 के एसपी गुप्ता केस में इसे पहली बार विस्तार दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति पर इस्तेमाल 2025 में बिल्कुल नया है। इसको एक तरह से कहें कि इसको ऑब्जर्वर कहता है कोर्ट ट्रिगर हैप्पी हो गया। समझ रहे हैं आप? 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति भेजो, एक तरह से कहें कि 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति भेजे बिलों को क्लियर किया, जो एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज का पर सवाल है। राष्ट्रपति का 7वां सवाल, क्या कोर्ट समय सीमा लगा सकता है बिना संशोधन के? अगर हां, तो कोर्ट विधायी क्षेत्र में सिंधवी का पक्ष राज्य को मजबूत करता है, लेकिन एक्सपोज करता है कि कैसे वकील राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। उनके केसों में 80% यानी 80% राज्य सरकारें जीती। 2025 में बहस जारी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तुषार मेहता, राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया जा सकता। भाई साफ है। कोर्ट ने सहमति जताई, लेकिन अप्रैल फैसला उलट सकता है। सीजीआई गवई का तंज सिंधवी को मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है। प्रक्रिया का सम्मान, यह एक्सपोज न्यायपालिका की चुनौती, शक्ति का दुरुपयोग, इस्तेमाल का दुरुपयोग हुआ है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, पूरा जो ये सिस्टम है ना दोस्तों, ये पूरा सिस्टम बहुत घृणित है। और अब अगर राष्ट्रपति को 2 व्यक्ति मिलकर कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा? तालियां बजाइए। 2 जज राष्ट्रपति को कंट्रोल कर रहे हैं, आप शांत बैठे हैं। मुझे गुस्सा आया जब मैं इस पूरी स्टोरी पर रिसर्च कर रहा था, मानो मेरा खून खौल रहा था।
लेकिन कर क्या सकते हैं? कैमरे पर मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, जिन शब्दों का अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं दोस्तों, बहुत घृणित है, बहुत ज्यादा घृणित है। आपसे अनुरोध है मित्रों, इस पूरे वीडियो को आप किसी उम्र के हों, 20 के, 25 के, 50 के, 60 के, 65 के, 75 के, हाथ जोड़कर अनुरोध है, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको जरूर भेज दीजिए। फेसबुक पे भेज सकते हैं, भेज दीजिए। अपने हित मित्रों को भेज सकते हैं, भेज दीजिए। जितने लोगों को आप इसको भेज सकते हैं भेज दीजिए। हाथ जोड़कर नमन करते हैं। और एक चीज और दोस्तों, ओनली न्यूज 24x7 अपनी ऊंचाइयां और बढ़ाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप डोनेशन के रूप में कितना भी कम देंगे, आप 10 रुपया, 5 रुपया, कुछ भी, हमें आपकी एंट्री चाहिए। अगर आप करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने इस चैनल को और आसमान पर ले जाएंगे। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।